नमस्कार। भारत में G20 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना नैयर। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत हो रही बैठकों की अहम जानकारी देते हैं। इस हफ्ते भी देश भर में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इन बैठकों में कई वैश्विक और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए शुरुआत करते हैं G20 हाइलाइट्स के साथ। G20 एजुकेशन मिनिस्टर समिट में पीएम मोदी ने किया रिसर्च सहयोग बढ़ाने का आह्वान। कहा, एआई से अवसर और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत। पुणे में शिक्षा कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न। G20 शिक्षा मंत्रियों के घोषणा पत्र के मसौदे पर हुई चर्चा। गोवा में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। कहा, आतंकवाद बांटता है लेकिन पर्यटन जोड़ता है। पर्यटन के जरिए सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण पर दिया जोर। गोवा में पर्यटन मंत्रियों की बैठक में मंत्री स्तरीय घोषणा दस्तावेज पर चर्चा। टूरिज्म मार्केट इंटेलिजेंस, पर्यटन निवेश में संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और UNWTO ने किया समझौता। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत बिहार में L20 का 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया G20 श्रम भागीदारी समूह की बैठक का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पुणे में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा न केवल वह नींव है जिस पर हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ है, बल्कि वह मानवता के लिए भविष्य के शिल्पकार भी हैं। प्रधानमंत्री ने नई ई-लर्निंग को रचनात्मक तरीके से अपनाने और उसका सहयोग करने की जरूरत, साथ ही अनुसंधान और नवाचार पर भी जोर दिया। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मूलभूत साक्षरता युवाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कौशल इसे प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को G20 द्वारा भी एक प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने 2030 तक इस पर समयबद्ध तरीके से काम करने पर जोर दिया। In Indian scriptures, the role of education has been described as being key to bring joy. Vidya dadati vinayam. Vinayat yati patratam. Patratvat dhanma propti. Dhanardham tatah sukham. It means true knowledge gives humility. From humility comes worthiness. From worthiness one gets wealth. Wealth enables a person to do good deeds. And this is what brings joy. प्रधानमंत्री ने ई लर्निंग की दिशा में सरकार की कई प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला और स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स यानी स्वयं का जिक्र किया। डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्व्स एज एन इक्वलाइजर एंड प्रमोट्स इंक्लूसिविटी. इट इज ए फोर्स मल्टीप्लायर इन इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड अडेप्टिंग टू फ्यूचर नीड्स. Today, artificial intelligence offers great potential in the field of learning, skilling, and education. With opportunities, technology also poses challenges. We have to strike the right balance. The G20 can play an important role in this. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने प्रौद्योगिकी द्वारा पैदा किए गए अवसरों और चुनौतियों के बीच सही संतुलन बनाने में G20 की भूमिका पर भी जोर दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक और मंत्री स्तरीय बैठक पुणे में आयोजित की गई।
EDWG ट्रैक शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी समाधान और सामूहिक समाधान तलाशने की दिशा में काम कर रहा है। इस बैठक के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या खास रहा, जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह के बैठक के उद्घाटन सत्र में भारत की G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को वैश्विक और स्थानीय चुनौतियों के समाधान का स्रोत माना जा रहा है। उन्होंने चेन्नई, अमृतसर और भुवनेश्वर में आयोजित पिछली 3 ADWG बैठकों में सर्वोत्तम प्रथाओं के मूल्यवान आदान प्रदान पर प्रकाश डाला, जिसमें तकनीक सक्षम शिक्षा, अनुसंधान और सहयोग और काम के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो स्थायी वैश्विक भलाई के लिए वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक साथ काम करता है। The theme of this fourth and final meeting is ensuring foundation literacy and numeracy, or FLN. This is highly important since although access to schools has expanded over the last few decades, a large number of children across the world still do not have FLN competencies. Our children deserve a world where people-centric globalization is prioritized. Our presidency thus is a watershed moment in history. We are focused with you in driving towards an inclusive international order that works together despite ideological differences for sustainable global good. एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के चौथी बैठक के दौरान आयोजित सत्रों में G20 शिक्षा मंत्रियों के घोषणा पत्र के मसौदे पर चर्चा हुई। बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 85 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों ने शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों को एक साथ रखने के लिए भारतीय प्रेसिडेंसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निरंतर प्रयासों की सराहना की। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया, जिनमें विशेष रूप से मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना, प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगपूर्ण बनाना, काम के भविष्य के संदर्भ में क्षमता निर्माण और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना और संवर्धित सहयोग और साझेदारियों के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना और नवाचार को बढ़ावा देना। इस दौरान सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में मिश्रित शिक्षा के संबंध में बुनियादी साक्षरता और समझने की क्षमता सुनिश्चित करने पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इससे पहले विशेष रूप से मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना विषय पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इस आयोजन के दौरान एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें शिक्षा, डिजिटल गतिविधियों, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसमें यूनिसेफ, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और अनेक स्टार्टअप सहित 100 से भी अधिक विभागों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में स्कूली बच्चे भी पहुंचे। इस दौरान स्टूडेंट्स को बुनियादी साक्षरता और समझने की क्षमता, डिजिटल पहल, अनुसंधान और कौशल विषय की बारीक जानकारी प्राप्त हुई। प्रतिनिधियों ने पुणे शहर के हेरिटेज वॉक में भी भाग लिया, जिसमें महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए शनिवार वाड़ा, लाल महर और नाना वाड़ा की यात्रा शामिल थी। इसके अलावा G20 प्रतिनिधियों को स्वस्थ मन और आत्मा के लिए योग करने का अवसर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विभिन्न वर्किंग ग्रुप से लेकर एंगेजमेंट ग्रुप्स की मीटिंग का दौर जारी है। इन बैठकों के इतर देश भर के स्कूल, कॉलेजों और अन्य स्थानों पर जन भागीदारी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी और युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे स्कूली बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम में बड़े उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। जन भागीदारी, हम सब ने इसमें निभाई अपनी हिस्सेदारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने
G20 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बच्चों में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर से 1 से 15 जून को स्कूल, जिला और राज्य स्तर पर जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित किए। 4 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई। जन भागीदारी का मकसद भारत के G20 प्रेसिडेंसी में सभी को शामिल करना है। जन भागीदारी के इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय, NCERT के क्षेत्रीय कार्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालय ने मुख्य भूमिका निभाई। बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और प्रतिभागियों के सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास पर केंद्रित जन भागीदारी के इस कार्यक्रम में हुई गतिविधियों ने सभी का मन मोह लिया। इस जन भागीदारी में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी से संबंधित नवाचारों और इसकी बेहतरीन कार्य प्रणाली के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की गई। राज्य स्तरीय कार्यशाला, सम्मेलन और संगोष्ठियों में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की ये जन भागीदारी खेल खेल में करा रहे हैं बच्चों को भविष्य की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद बांटता है लेकिन पर्यटन जोड़ता है। उन्होंने पर्यटन में सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने और इसके जरिए एक सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण पर जोर दिया। गोवा में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों के बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने अतुल्य भारत की भावना का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन मंत्रियों को शायद ही कभी खुद पर्यटक बनने का मौका मिलता है, भले ही वे वैश्विक स्तर पर $2 ट्रिलियन से अधिक वाले क्षेत्र को संभाल रहे हों। As tourism ministers handling a sector worth over $2 trillion globally, it is rare that you get a chance to be a tourist yourself, but you are in Goa, a major tourist attraction in India. So, I urge you to take out some time from your serious discussions to explore the natural beauty and the spiritual side of Goa. प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि पर्यटन क्षेत्र में भारत के प्रयास अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने पर केंद्रित हैं। दुनिया के हर प्रमुख धर्म के तीर्थयात्रियों के भारत की ओर आकर्षित होने की बात को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक पर्यटन को विकसित करने पर जोर दिया। Excellencies, in India, our efforts in this sector are centered on preserving our rich heritage and at the same time creating world-class infrastructure for tourism. One of our focus area is on developing spiritual tourism. After all, India attracts pilgrims of every major religion of the world. उन्होंने बताया कि प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से एक वाराणसी में बुनियादी ढांचे के विकास के कारण तीर्थयात्रियों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है और आज यह संख्या 70 मिलियन तक पहुंच गई है। After the infrastructure upgrade, the eternal city of Varanasi, just one of the major spiritual centers, now attracts 70 million pilgrims, a 10-fold increase from earlier. We are also creating new tourist attractions such as the Statue of Unity. As the tallest statue in the world, it attracted about 2.7 million people
within a year after it was built. भारत नए आकर्षक पर्यटक स्थलों का निर्माण कर रहा है। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उदाहरण दिया, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और जिसने अपने उद्घाटन के एक वर्ष के भीतर लगभग 2.7 मिलियन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान हमने देश में पर्यटन का एक समग्र इकोसिस्टम विकसित करने पर विशेष जोर दिया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गोवा में पर्यटन मंत्रियों की बैठक में मंत्री स्तरीय घोषणा दस्तावेज पर चर्चा हुई। भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने टूरिज्म मार्केट इंटेलिजेंस, पर्यटन और ग्रामीण विकास और पर्यटन निवेश, शिक्षा और नवाचार से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गोवा में 19 से 22 जून तक पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक के साथ G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत बनाना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना है। 75% ऑफ ट्रेड ग्लोब का इस G20 कंट्रीज से संबंधित है। मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन इस G20 कंट्रीज के अंदर है। देश में जन भागीदारी के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ, जो स्टेक होल्डर्स है, अलग अलग मिनिस्ट्री का स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्वमेंट करते हुए ये मीटिंग करना भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए एक अच्छे उपयुक्त होता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गोवा में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक के पहले दिन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मेकिंग क्रूज टूरिज्म अ मॉडल फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल विषय पर आयोजित एक साइड इवेंट को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय क्रूज उद्योग में विकास की अपार संभावनाओं के बारे में बात की। पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने अपने संबोधन में G20 प्रतिनिधियों को गोवा के पर्यटन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी विशाल और विविध तटरेखा, विविध समुद्री जीवन और आकर्षक सांस्कृतिक अनुभवों के साथ तटीय और साहसिक पर्यटन के लिए एक महान स्थल है। वहीं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रतिनिधियों को देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय पर्यटन क्षेत्र में स्थायी प्रथाओं को शामिल करने के लिए भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में बताया। क्रूज टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण पहलों पर साइड इवेंट्स का आयोजन किया गया। इनमें G20 सदस्य देशों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभिन्न राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत के पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुटे के साथ पर्यटन में प्लास्टिक की सर्कुलर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के पैनलिस्टों को सम्मानित किया। भारत के G20 टूरिज्म ट्रैक के तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप 5 इंटरकनेक्टेड प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम कर रहा है, जो ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, टूरिज्म MSMEs और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट हैं। ये प्राथमिकताएं पर्यटन क्षेत्र के परिवर्तन में तेजी लाने और 2030 SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान G20 प्रतिनिधियों को गोवा के पर्यटक आकर्षणों की समृद्ध विरासत का अनुभव करने का मौका मिला। उन्होंने बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी और सेंट कैथेड्रल के अलावा अगुआड़ा किले और जेल संग्रहालय का भ्रमण किया। Wonderful, splendid, and incredible. This is really a great moment, a kind of moment of truth for Goa and India, because you are a host for the presidency in G20, and I think you are go so well. You prepare everything with the hospitality of the people. I come from Indonesia, and I think this is a kind of opportunity for us to have a very close relationship and cooperation with your side. इस दौरान
कला और शिल्प का एक विशेष बाजार लगाया गया, जहां स्थानीय हस्तशिल्प और कारीगरों की कला का प्रदर्शन किया गया। शिल्प बाजार में G20 प्रतिनिधि DIY गतिविधियों में भी शामिल हुए। स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए गोवा के उत्पादों को स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें भेंट किया गया। G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक गुरुवार को बिहार में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की थीम के साथ शुरू हुई। G20 श्रम शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। पटना में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ज्ञान भवन में किया। 2 दिवसीय सम्मेलन में 8 अतिथि देशों समेत 28 देशों और 173 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस दौरान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कराई जाए, इस पर खास तौर से चर्चा की जा रही है। बैठकों के दौरान लेबर एंगेजमेंट समूह और बिजनेस 20 समूह विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार परिदृश्यों पर भी चर्चा कर रहे हैं। वहीं महिला कामगारों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना और इनकी भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार का एक अहम मुद्दा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने G20 प्रतिनिधियों का पटना में स्वागत किया और उनके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। भारत की G20 प्रेसिडेंसी योग की प्राचीन प्रथा को वैश्विक मंच पर ले जा रही है, क्योंकि यह मन, शरीर और आत्मा के बीच एक सामंजस्यपूर्ण तालमेल बिठाते हुए एक स्वास्थ्य प्राप्त करने का प्रयास करती है। योग की परिवर्तनकारी शक्तियों और सतत और समावेशी विकास को देखते हुए G20 की सभी बैठकों में आने वाले अतिथियों के लिए योग सत्र का आयोजन किया गया। इन सत्रों का लाभ लेने वाले G20 प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। The mantra of Vasudhaiv Kutumbakam, which India has followed since ages, is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I'm sure yoga will continue playing its preventive as well as positive role in healthcare of masses. We are so excited to be here. We are so grateful for India being beautiful hosts, and this yoga session has been one more example of that. It has been a beautiful start to the day. We are focused and excited, and I am so grateful for it, for this taste of the beautiful culture. So thank you. We've just done our yoga here, which was absolutely amazing. Incredible scenery. In the UK, we don't get to do yoga outside. It's very different weather, so this was a real treat, and we're very grateful for it. Thank you. I think we should integrate this practice into our daily life in all countries, regardless of the culture. I think it is very positive, and we should all try to do it, at least daily. जो डेलीगेट्स थे उनका बहुत ही अलग रिजल्ट सुनने को मिला। कईयों ने तो अपने संकल्प लिया है कि आज से योग रोजाना। और अब वक्त आ गया है G20 क्विज में पिछले एपिसोड में आपसे पूछे गए सवाल का सही जवाब देने का। देखते हैं क्या था सवाल और किसने दिया सबसे पहले इसका सही जवाब। हमने आपसे पूछा था, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरा W20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, जिसके ऑप्शंस थे ए गोवा, बी महाबलीपुरम, सी वाराणसी या डी कोच्चि। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाबलीपुरम। हमें बड़ी संख्या में आपके मेल मिले और जिसने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है वो है पाचोरा महाराष्ट्र से कमलेश सोनवणे। आपको हार्दिक बधाई। इसके बाद भानपुरा मध्य प्रदेश से ऐश्वर्या कलावड़िया, कूच बिहार पश्चिम बंगाल से कृष्णा बर्मन ने भी इसका सही जवाब दिया है।
और अब इस हफ्ते का सवाल पूछने का समय आ गया है। ध्यान से सुनिए ये सवाल और इसके ऑप्शंस। भारत की G20 अध्यक्षता में 100वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ए महाबलीपुरम, बी चेन्नई, सी अहमदाबाद या डी वाराणसी। अपने जवाब और फीडबैक आप g20.sansadtv@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम और स्थान लिखना ना भूलें। जो 3 प्रतिभागी इसका जवाब सबसे पहले हमें मेल के जरिए भेजेंगे, उनका नाम हम अपनी अगली कड़ी में साझा करेंगे। जाने से पहले आपको बताते हैं आने वाली G20 बैठकों के बारे में। आइए देख लेते हैं कहां होने वाली हैं आगे के दिनों में बैठकें। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक 26 से 28 जून को ऋषिकेश में आयोजित की जाएगी। ये बैठक वित्त ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी, जिसके बाद अनुसंधान मंत्रियों की बैठक शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी, जो 5 से 6 जुलाई को मुंबई में होने वाली है। और एक पृथ्वी, एक परिवार और साझा भविष्य की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देश बेहतर भविष्य के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम इन प्रयासों को आपके सामने लाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।